मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ नहीं है। नेचुरल लेंथ से c बाई के मतलब mg बाई के नीचे है अगर m मास लगा हुआ है तो, ठीक है। तो मीन पोजीशन इतना नीचे है। ओमेगा का बात करें तो बाकी कोई चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही है √k/m। टाइम पीरियड वैसे ही लिखेंगे 2π√m/k से, ठीक है। तो ये है वर्टिकल प्लेन में ब्लॉक आने से ये फर्क पड़ गया कि मीन पोजीशन शिफ्टेड है। तो ये बात हम लोग दिमाग में रखेंगे और इसको दिमाग में रखते हुए चलते हैं आगे और इसको अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में। इससे दो ब्लॉक अटैच्ड है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड, नहीं, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, suddenly m2 gets detached from the system. Find first time period, second amplitude of रिजल्टिंग SHM। अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, फिर यहाँ से M2 अचानक से डिटैच हो जाता है, फॉल कर जाता है। तो जो SHM होगा अब उसका टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड बताना है। देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझना है कि अभी जब ये इक्विलिब्रियम में है तो स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन होगा। कितना होगा? mg/k, जितना भी मास यहाँ पर लटका हुआ है mg/k नीचे है ये इक्विलिब्रियम, ये नेचुरल लेंथ है। तो बढ़िया सा एक फोटो बनाते हैं। देखो, M2 अलग हो गया, ये M1 बचा हुआ है। ये इसका नेचुरल लेंथ वाला लाइन, नेचुरल लेंथ से ये अभी नीचे है। कितना नीचे है? mg/k, mg/k मतलब ये जो पूरा गैप है इधर लिख देते हैं, ये पूरा गैप m1 + m2 g/k के बराबर है। इतना भी नीचे है ये नेचुरल लेंथ से। फिर m1 यहाँ से m2 हट गया, तो अगर कोई ब्लॉक है m मास का तो उसकी वजह से मीन पोजीशन कितना शिफ्टेड होता है? mg/k। नेचुरल लेंथ से mg/k नीचे मीन पोजीशन शिफ्टेड होगा। अगर ये दोनों ब्लॉक SHM करता तो ये मीन पोजीशन था, लेकिन m2 तो हट गया। अगर खाली m1 है तो सिर्फ m1 का जो मीन पोजीशन है वो ये रहा। कितना? mg/k मतलब m1 g/k।
नेचुरल लेंथ है m1 g बाई के नीचे, ये पूरा m1 प्लस m2 g बाई के है, तो ये वाला गैप हो गया m2 g बाई के। फोटो में काम हो जाएगा अपना। सबसे पहला चीज तो टाइम पीरियड पूछा था, टाइम पीरियड के लिए तो सोचना ही नहीं है, 2 पाई अंडर रूट, मास कितना बचा हुआ है m1, तो m1 बाई के। ठीक है, एम्पलीट्यूड देखते हैं। एम्पलीट्यूड होता है गैप बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम। ये वाला ब्लॉक इसके अलग होते ही अब ये SHM चालू कर देगा। जब ये SHM चालू कर देगा m1, तो SHM का मीन पोजीशन ये दिख रहा है, और ये वाला पोजीशन कौन सा है जहां पर ये अभी है, जहां से ये भागने वाला है, ये वाला पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है। क्यों? क्योंकि इस समय इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, और जहां वेलोसिटी 0 है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, जहां पर फोर्स 0 है वो मीन पोजीशन है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया। मीन और एक्सट्रीम के बीच का गैप एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड हो गया m2 g बाई के। हो गया अपना काम। ठीक है, तो ये आ गया एम्पलीट्यूड। अब इस सवाल में मान लो एक और पार्ट पूछ लिया जाए, बड़ा बढ़िया सा चीज, थर्ड पार्ट पूछते हैं इसका। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब जब ये SHM कर रहा होगा तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, तो स्प्रिंग का मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बताना है। जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जब डिफॉर्मेशन मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, समझना ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन है, तो अगला एक्सट्रीम कहां होगा? ऊपर की तरफ, एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम। इसके नीचे तो नहीं जाने वाला है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसके आगे तो जाएगा नहीं। तो इस समय जो एक्सटेंशन है ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, इससे कम ही होगा ऊपर जाएगा, तो इससे बढ़ने वाला तो नहीं है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन यही है m1 प्लस m2 g बाई के। तो E मैक्सिमम इज हाफ के m1 प्लस m2 g बाई के का स्क्वायर। ये तो हो गया मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, तो उससे मैक्सिमम एनर्जी आ गया। मिनिमम एनर्जी का बात करते हैं। मिनिमम एनर्जी में थोड़ा सा सोच कर जवाब देना है। देखो क्या होगा अगर मिनिमम एनर्जी मतलब मिनिमम डिफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका एम्पलीट्यूड ये है m2 g बाई के, तो ये मीन पोजीशन से इतना नीचे है तो मीन पोजीशन से इतना ऊपर भी जाएगा, तो मीन पोजीशन से जितना नीचे है मीन पोजीशन से उतना ऊपर भी जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो हो सकता है ये नेचुरल लेंथ को क्रॉस करे और हो सकता है नहीं करे। हो सकता है कि पहले ही इसका एक्सट्रीम पोजीशन आ जाए या फिर ऊपर आ जाए। अगर नेचुरल लेंथ को क्रॉस करके चला गया तो नेचुरल लेंथ को क्रॉस करते समय डिफॉर्मेशन 0 होगा, और डिफॉर्मेशन 0 होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी 0। स्प्रिंग का मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकता है। कब? अगर नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग आ रहा है तब। तो अब ये तो डिपेंड कर जाएगा। इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, मान लो m2 का वैल्यू m1 से ज्यादा है, हमको तो पता नहीं कितना है, तो अब हम लोग को केसेस लेना होगा। अगर m2 का वैल्यू ज्यादा है मतलब m2 g बाई के इज ग्रेटर देन m1 g बाई के, ये वाला ज्यादा हो गया इससे, तो जितना नीचे था यहां से उतना ही ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये इस नेचुरल लेंथ को क्रॉस करते हुए जाएगा,
क्यों? क्योंकि m2g/k नीचे है तो यहाँ से m2g/k ऊपर भी जाना है, एंड सिंस m2 इज ग्रेटर देन m1 तो इसका अगला एक्सट्रीम नेचुरल लेंथ के ऊपर लाई करेगा। ऊपर लाई करेगा तो ये m2 ग्रेटर देन इक्वल टू m1 बोल देते हैं, तो नेचुरल लेंथ या इसके ऊपर पक्का है जाएगा। तो ऐसा होगा तो फिर मिनिमम एनर्जी 0, एंड इफ m2 इज लेस देन m1, और अगर m2 का वैल्यू m1 से छोटा हुआ m2g/k छोटा हो जाएगा m1g/k से, तो जितना नीचे है उतना ही जब ऊपर जाएगा तो इस बार इसका ऊपर वाला जो एक्सट्रीम है वो उस नेचुरल लेंथ के नीचे ही आ जाएगा, कहीं पर यहीं कहीं रुक जाएगा। तो इस समय डिफॉर्मेशन कितना बचेगा? m1g/k माइनस m2g/k। तो अब इस केस में नेचुरल लेंथ को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मिनिमम एनर्जी इज हाफ k m1 माइनस m2g/k का स्क्वायर। तो ये आ गया स्प्रिंग में स्टोर्ड मिनिमम और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ये पार्टिकल v0 स्पीड से आके इससे टकरा रहा है और स्टिक कर जाएगा। तो पार्टिकल sticks to the block after collision, then find amplitude of SHM and maximum extension in the spring। एम्पलीट्यूड बताना है और मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना है स्प्रिंग का। सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब SHM हो रहा होता है और कोई ब्लॉक आके ऐड हो जाता है ना, कोई मास ऐड हो जाता है, तो वहां पर मीन पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले भी नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन, और कोई ब्लॉक रखा गया एक ब्लॉक के ऊपर तब भी नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। सॉल्व करते हैं। हम लोग को निकालना है एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एक्सटेंशन। देखो, ये अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ऑलरेडी ये अपने नेचुरल लेंथ से कुछ नीचे है। कितना नीचे है? mg/k। ये ब्लॉक से पार्टिकल स्टिक कर गया और अब ये कंबाइंड सिस्टम 2m मास का बन गया। इसके पास वेलोसिटी आ गया v, कंबाइंड सिस्टम के पास में। ये जो सिस्टम है ये अपने नेचुरल लेंथ वाले लाइन से, ये नेचुरल लेंथ,
इससे ऑलरेडी नीचे था, कितना, तो mg/k, दोनों का मास सेम है पार्टिकल और ब्लॉक का, mg/k नीचे था। अगर ये SHM करता खाली तो ये इसका मीन पोजीशन होता है ना, इसको अगर SHM कराते तो इसके अबाउट करता। अब ये एक और मास ऐड हो गया m, तो अब इस नए सिस्टम का मास ऐड हो जाने से इसका जो मीन पोजीशन है वो नेचुरल लेंथ से 2 mg/k नीचे होगा। नेचुरल लेंथ से 2 mg/k नीचे ये नया मीन पोजीशन हो गया, जिसका यहां से डिस्टेंस नेचुरल लेंथ से 2 mg/k होना चाहिए, यहां से mg/k, क्योंकि ये डिस्टेंस भी ऑलरेडी mg/k के बराबर है। तो इसका मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ से 2 mg/k नीचे। तो अभी ये मीन पोजीशन से इतने डिस्टेंस पर है और ये इसका कुछ वेलोसिटी है। ये यहां, तो ये मीन है तो नीचे कहीं एक्सट्रीम पोजीशन होगा, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन, और ये जो गैप आएगा ये एम्पलीट्यूड है, इसको हम x बोल देते हैं, ये एम्पलीट्यूड आने वाला है। तो बस हो गया। अगर हमको मैक्सिमम एक्सटेंशन चाहिए तो मैक्सिमम एक्सटेंशन यहां तक जितना एक्सटेंशन आ जाएगा वो कितना, तो ये डिस्टेंस तो a है और ये नेचुरल लेंथ से यहाँ मीन पोजीशन तक का डिस्टेंस 2 mg/k, और फिर फर्दर यहाँ से और ये आगे जाएगा तो a के बराबर। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन ये 2 mg/k प्लस a के बराबर होगा। तो a तो निकालना ही है, एम्पलीट्यूड पूछा गया है। देखो सबसे पहले ये v कितना है इस पे बात करते हैं। तो ये आके इससे टकराया और ये 2m मास बन गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो m इंटू वी नॉट, ब्लॉक का 0 है, कंबाइंड सिस्टम 2mv, v का वैल्यू हो गया v0/2, ठीक है। अब इस v को हम लिख क्या सकते हैं, ये SHM में हम किसी भी पॉइंट का स्पीड लिखेंगे किसी भी पार्टिकल का, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। ये अपने मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पर है यहाँ पर। तो v को अगर हमको लिखना है तो v हम लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। v का वैल्यू कितना, v0/2, ओमेगा कितना, √k/2m। ध्यान रखना इसके लिए ओमेगा नया वाला सिस्टम, √k/2m। a निकालना है और x का वैल्यू कितना है, mg/k, तो m² g²/k²। हो गया अपना काम। इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा v0²/4 k/2m a² माइनस m² g²/k²। तो ये हो गया mv0²/2k इज इक्वल्स टू a² माइनस m² g²/k²। So a is equal to mv0²/2k प्लस m² g²/k² का अंडर रूट। ये आ गया एम्पलीट्यूड। एक तो पूछा था एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एक्सटेंशन ये वाला हो जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू, ये पूरा कितना हो गया, 2 mg/k प्लस a। ये आ गया इस स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो क्या है कि वर्टिकल प्लेन में जब भी मास ऐड हो रहा है ना, तो वर्टिकल प्लेन में मास ऐड होने से मीन पोजीशन का शिफ्टिंग हो जा रहा है, क्योंकि मास ऐड हो रहा है तो वो एक फोर्स लेके आ रहा है mg। तो जब ये m अकेला था तब ये मीन पोजीशन था, अगर ये SHM करता तो इसके अबाउट करता। एक और m ऐड होते ही मीन पोजीशन यहाँ से नीचे चला गया।
हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मास ऐड होता है तो कोई फर्क, मीन पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे।